हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक 7 चैप्टर्स कवर कर लिए थे। अब हम 8th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो 8th चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। तो बायोडाइवर्सिटी से हमारा क्या मतलब है? बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोबियल स्पीसीज प्लस ऑल द जेनेटिक वेरिएशन इन द वर्ल्ड और अ पर्टिकुलर हैबिटेट। तो मतलब या तो पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है या किसी हैबिटेट की बात हो रही है। तो सपोज़ अगर हम बोलें कि किसी हैबिटेट में इतनी प्लांट्स की स्पीसीज, इतनी एनिमल की स्पीसीज और इतने माइक्रोबियल मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगी की स्पीसीज पाई जाती है, तो वो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को डिनोट करेगा, राइट। इसमें जेनेटिक वेरिएशन भी आती है। जेनेटिक वेरिएशन से मतलब क्या है कि तो जो हमारी ह्यूमन की स्पीसीज है जिसे हम बोलते हैं होमो सैपियंस, है ना। तो इसमें भी हमारी कितनी जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती हैं, कैसे? जैसे अफ्रीका का जो मेल होगा उसका, उसकी बॉडी के टाइप, उसका कलर डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन मेल, है ना, जिसकी बॉडी का कलर डिफरेंट होगा। ऐसे ही चाइनीज़ कोई है तो उसका भी जो दिखने का है नेचर या उसकी बॉडी टाइप है वो डिफरेंट होगी। तो ये डिफरेंसेस आए कैसे? जेनेटिक वेरिएशन के कारण आए। जेनेटिक वेरिएशन किस में दिख रही है? एक ही स्पीसीज़ के अंदर, है ना। होमो सेपियंस है तो एक ही स्पीसीज़, लेकिन इसमें भी इतनी जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। तो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। अर्थ में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी वो मिलती है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। तो आपको ये साउथ अमेरिका का एरिया पता होगा, है ना। तो ये साउथ अमेरिका है हमारा। यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्राज़ील ऐसे करके आता है और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट इसी ब्राज़ील में ही आता है और बाकी की छोटी छोटी कंट्रीज़ में इधर पे आता है, ऊपर वाले पार्ट में। तो हमारी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज कितनी है अर्थ में? 8.7 मिलियन। इसमें से 6.5 मिलियन कहाँ है? लैंड के ऊपर, और 2.2 मिलियन ओशियंस में है। फिर एक और जो फैक्ट है इसमें जानने वाला कि 86% ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन लैंड एंड 91% ऑफ इन द सीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। मतलब अभी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो हम अभी तक डिस्कवर्ड कर ही नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम जगह में ये पाई जाती हैं। समुद्रों में अभी कितना सारा एरिया है जो अनएक्सप्लोर्ड है। अभी ओशियंस में हमने मेजॉरिटी ऑफ ओशियन एक्सप्लोर किया ही नहीं है। वहाँ जब एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी नई नई स्पीसीज मिलेंगी। इवन आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी वेस्टर्न घाट में, कभी अंडमान निकोबार आइलैंड में नई नई स्पीसीज मिलती रहती है, तो न्यूज़ में भी आता रहता है ना। तो ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा कि नई नई स्पीसीज आपको मिल रही हैं और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो न्यूज़ में आता रहता है। जो मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज़ हैं जो नहीं मिली हैं अभी तक, वो कहाँ मिलेंगी आपको? ट्रॉपिक वाले एरिया में। ट्रॉपिक वाले एरिया में इसलिए क्योंकि मिलती हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है। जैसे जैसे आप ट्रॉपिक से पोल की तरफ जाएंगे, अर्थ के पोलर एरिया की तरफ, जो हमारी डाइवर्सिटी की रिचनेस है वो कम होती है। मतलब कम नंबर ऑफ स्पीसीज़ मिलेंगी ऊपर ठंडे एरिया में, है ना। जितने वार्म और ह्यूमिड एरिया में आएंगे उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। इसमें से भी हमारी जो 1.2 मिलियन है स्पीसीज़, उन्हीं को बस कायदे से डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें से मोर देन 70% क्या है? एनिमल्स हैं, और 22% ऑलमोस्ट क्या है? प्लांट्स हैं। प्लांट्स में एनिमल, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे आते हैं इसमें, है ना। सिमिलरली जो सबसे मोस्ट रिच स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है? वो है इंसेक्ट्स का, है ना। सबसे ज़्यादा स्पीसीज इंसेक्ट्स की ही पाई जाती हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिब्रेट्स में फिशेस का कितना है, मैमल्स का कितना है, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का। सिमिलरली इन्वर्टिब्रेट्स में देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स का। इंसेक्ट्स हो गए, मोलस्क हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए। क्रस्टेशियंस से मतलब होता है यहाँ पे आपके श्रिम्प, श्रिम्प हो गए, है ना, क्रैब हो गया, लॉबस्टर हो गया, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नेल, ये सेल वाले जितने होते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं। ऑक्टोपस भी। तो ये इनका इनका इतना है। फिर अलग अलग जो बाकी एनिमल के ग्रुप हैं वो इनका इतना डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली प्लांट के केस में देख सकते हैं आप, फंगी का इतना एरिया है डिस्ट्रीब्यूशन। एंजियोस्पर्म का इतना है। एंजियोस्पर्म ऐसे
प्लांट के पौधे होते हैं, बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं इनको, जिनमें फ्लावर आते हैं और इन्हीं के सीड जो होते हैं वो इन्हीं में फ्लावर्स में ही मिलेंगे आपको। फिर लाइकेन हो गए, एल्गी हो गए, है ना, फर्न्स एंड एलाइस हो गए, मोसेस हो गए, तो इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये कुछ सारे टर्म्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हैं, इनको देख लेते हैं हम, है ना। तो पहली तो हमारी डेफिनेशन ही देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी की ऑफिशियली क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक डेफिनेशन दी है बायोडाइवर्सिटी की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी अंडरपिन्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ, refers to biological variety in all its form and from the genetic makeup of plants, animals to cultural diversity. Biodiversity is measured by two major components, species richness and species evenness, है ना। तो ये कह रहा है कि दो कंपोनेंट से नापी जाती है बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज रिचनेस से और स्पीसीज इवननेस से। तो इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो स्पीसीज रिचनेस का मतलब है नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। तो मतलब कोई एरिया है, वहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं, उसको हम स्पीसीज रिचनेस बोलेंगे। तो मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया में 4 स्पीसीज पाई जाती हैं अलग अलग, और उसी के बगल में कोई एक एरिया है जहाँ पे 16 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो हम बोलेंगे ये वाला जो एरिया है, एरिया सपोज बी है ये और ये वाला ए है, तो हम बोलेंगे एरिया बी में ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस है ना। तो हमारे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ सबसे ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस कहाँ मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सिमिलरली इन मरीन इकोसिस्टम, कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस देखने को मिलती है। इसके बाद जो हमारा टर्म है उसको, वो है स्पीसीज इवननेस। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि किसी भी एरिया में अगर स्पीसीज रह रही हैं तो उनके नंबर क्या हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही स्पीसीज बहुत ज़्यादा नंबर पे है और बाकी सब बहुत कम नंबर पे हैं, है ना। सपोज़ कोई एक एरिया है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, अगर फॉरेस्ट, अगर ये ए है, यहाँ पे 2 टाइगर हैं, 6 डियर हैं और 7 रैबिट हैं। और वहीं जो टाइगर फॉरेस्ट बी है हमारा, यहाँ पे 1 टाइगर है, 6 डियर हैं और 8 रैबिट है ना। तो देख सकते हैं दोनों में स्पीसीज रिचनेस तो सेम है, क्योंकि 3-3 स्पीसीज दोनों में पाई जा रही हैं, है ना हमारी। लेकिन जो हमारी इवननेस है वो फॉरेस्ट ए की मोर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बेटर तरीके से है एज़ कम्पेयर टू बी। यहाँ पे 2 टाइगर हैं, है ना, यहाँ पे 1 टाइगर ही था, और यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 7 डियर हैं। तो मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन आपस में इससे हमारा बेटर है। तो लो इवननेस का मतलब क्या होता है, अगर हम बोलते हैं कोई एरिया में लो इवननेस है, तो उसका सिंपली मतलब है कि वहाँ की कोई एक स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा नंबर पे होगी, या वही डोमिनेट कर रही होगी उस एरिया को या उस कम्युनिटी को, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। फिर 3 टर्म्स हैं हमारे यहाँ पे, अल्फ़ा, बीटा और गामा गामा डाइवर्सिटी। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी से सिंपली मतलब है स्पीसीज़ रिचनेस, है ना, जो अभी हमने देखा था कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज़ किसी एरिया में पाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी। ये क्या डिनोट करती है, नंबर ऑफ स्पीसीज़ इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम और अ पर्टिकुलर एरिया। फिर जो हमारी बीटा डाइवर्सिटी होती है, इट इट कंपेयर्स डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। तो बीटा डाइवर्सिटी का सिंपली मतलब है कि 2 इकोसिस्टम अगर हैं हमारे, तो उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज़ में कितने चेंजेस आए हैं उन्हीं को ये डिनोट करती है ना। फिर उसके बाद गामा डाइवर्सिटी है, इट मेजर्स द ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। तो किसी भी रीजन में जो अलग अलग इकोसिस्टम है उसमें ओवरऑल डाइवर्सिटी कितनी पाई जा रही है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, गामा डाइवर्सिटी। सो गामा ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रही है विद इन अ रीजन, बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कंपेयर कर रही है बिटवीन द 2 इकोसिस्टम, नंबर ऑफ स्पीसीज़ को, है ना। डाइवर्सिटी को कंपेयर कर रही है, तो डाइवर्सिटी से मतलब हमारा वही नंबर ऑफ स्पीसीज से होता है। और अल्फा डाइवर्सिटी तो किसी इकोसिस्टम में कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं उसको डिनोट करती है। तो ये तीनों टर्म्स को आपको याद रखना है। कई बार ऐसे पूछ लेगा कि मैच द फॉलोइंग में, है ना। फिर इसमें पूछ लेगा अल्फ़ा, बीटा, गामा, है ना। इसमें अलग अलग एक दूसरे की डेफिनेशन दे देगा, पूछ सकता है कि मैच करिए, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है। अब हम आते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी में। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पीसीज, है ना। अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। जैसे होमो सेपियंस है, इसमें जैसे मैंने बताया था अभी लास्ट एग्जांपल चाइनीज़, इंडियन, अफ्रीकन का,
तो हैं तो एक ही स्पीसीज़ होमो सेपियन हम सब, लेकिन चाइना के जो आदमी हैं उनका बॉडी अलग है, उनका कलर अलग है, उनका नाक नक्शा अलग है। इंडियंस जो हैं हम, हमारा बॉडी टाइप अलग है, हमारा नाक नक्शा अलग है ना? सिमिलरली अफ्रीकन है, उनका कलर अलग है, उनकी बॉडी टाइप अलग है, उनका बोलने का तरीका या फिर उनका नाक, उनका फेस वो भी डिफरेंट होगा हमसे। तो ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस है ना, अलग अलग हम सब की। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट अलाउज अस टू अडॉप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि जैसे हम ही, जैसे मान लीजिए हम इंडियन लोग हैं, सपोज हम में से कुछ लोग जाके रशिया जैसे एरिया में रहने लगे, रशिया या फिर कहीं ऐसे पहाड़ों वाले एरिया में। तो इससे होगा क्या वहाँ पे पहाड़ों वाले एरिया में क्योंकि ये हाइट पे है, एटमॉस्फेयर थिन होता है यहाँ पे, सन जो होता है यहाँ पे बहुत इंटेंस होता है ना? तो कई जनरेशन के बाद क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसकी आँख पतली होने लगेगी, ताकि सन जो इंटेंस रेज आ रही हैं वो आँख के अंदर ना जाएं। तो हमारी जो आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं या फिर चाइना के हमारे जो लोग हैं, या फिर जो कहीं कहीं पहाड़ों में, वहाँ पे आँखें ऐसी ऐसी हो जाती हैं, दबी दबी सी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को सर्वाइवल के लिए बॉडी में ये चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि उस सन इंटेंस सन से बचने के लिए। अगर हम जाके रहने लगें कई जनरेशन बाद, हमारी बॉडी भी ऐसी हो जाएगी। सिमिलरली आप देखेंगे कि अफ्रीका में मोस्टली लोग ब्लैक स्किन कलर के पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सन बहुत इंटेंस होता है ना? सन इंटेंस होता है, इसीलिए वहाँ की जो स्किन है, वहाँ पे मेलेनिन नाम का सेल हमारी बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू पीपल हु लिव इन यूरोप या फिर यूएसए। तो इसीलिए ब्लैक कलर के लोग वहाँ पे मिलते हैं आपको। सिमिलरली जो हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल नेचर का है ना? तो इसीलिए हम लोग ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये सारे एरिया की वजह से चेंजेस आते हैं एक ही स्पीसीज़ में। थी तो सारी ह्यूमंस की स्पीसीज़ है ना, लेकिन जब अलग अलग एरिया में जब ह्यूमंस जाते हैं, तो उस एरिया के कारण, उस एरिया में अडॉप्ट करने के कारण जो टफ सिचुएशंस हैं, या फिर उस एरिया में बेस्ट सर्वाइव करने के लिए जो हमारी बॉडी को फील होता है, उस तरीके से डिज़ायरेबल जीन्स वो जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते जाते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैव इन कॉमन मैनी ऑफ देयर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए जैसे 98.4% जीन्स जो हैं ह्यूमंस और चिंपैंजी के वो सेम है ना? तो ऑलमोस्ट इक्वल है हमारे जीन्स। कुछ जीन्स के कारण हम लोगों में सेरिब्रल थिंकिंग और इस तरीके की थिंकिंग और डेवलप्ड है, या हम ह्यूमंस के तौर पे हैं, वाइल चिंपैंजीज अभी भी ब्रेन के उस एस्पेक्ट में डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो बस कुछ ही परसेंट जीन का अंतर है, देख सकते हैं आप जैसे यहाँ पे। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी को देख लेते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ डाइवर्सिटी विद इन अ इकोलॉजिकल कम्युनिटी दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ स्पीसीज रिचनेस और इवननेस ऑफ स्पीसीज। तो हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखी थी या बायोडाइवर्सिटी की, तो उसमें भी हम स्पीसीज रिचनेस और इवननेस की बात कर रहे थे। सेम इज़ द केस विथ स्पीसीज डाइवर्सिटी, है ना? तो अगर इसको ज़ीरो और वन से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो अगर हम कहते हैं किसी एरिया में ज़ीरो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है ना? इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा। तो ज़ीरो परफेक्ट स्कोर है, ये कभी किसी को मिलेगा नहीं, है ना? सिमिलरली अगर वन है, इसको किसी एरिया को वन मिला हुआ है इस मामले में, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एक ही स्पीसीज सिर्फ पाई जाती है। तो ऑलमोस्ट जितनी हमारे हैबिटेट हैं ये ज़ीरो से वन के ही बीच में होंगे रैंकिंग, ना कोई ऑलमोस्ट वन होगा, ज़ीरो हो सकता है कभी, हो सकता है कोई एरिया में वन एक आध जगह मिल जाए, बाकी मोस्टली इनके बीच में आ जाएंगे। और इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो हमारी जो अर्थ है ना, यहाँ इक्वेटर है, यहाँ ऊपर पोल्स होते हैं, है ना? तो जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हैं तो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कम होती है। तो मतलब सबसे ज़्यादा डाइवर्स आपको इक्वेटर के अराउंड मिलेगा स्पीसीज, उसके ऊपर जैसे ही जैसे पोल्स में जाएंगे सबसे कम वहाँ पे मिलेगी। अब देख लेते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिफर्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। India, for instance, with desert, rainforest, mangrove, coral reef, wetland, estuaries, alpine meadows, have greater ecosystem diversity that Scandinavian country like Norway. तो मतलब किसी भी एरिया में कितने डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स हैं, तो वो हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पर जैसे इंडिया का केस दिया गया है और नॉर्वे का दिया गया है
कि इंडिया में तो हमारा डेजर्ट भी है, कोल्डर एरियाज भी हैं, मैंग्रोव्स है, कोरल लीफ है, वेटलैंड है, सब तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे। वहाँ पे कोल्डर क्लाइमेट्स होगा, उतनी डाइवर्सिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। फिर एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है? एंडेमिज्म इज अ इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीसीज यूनिक टू डिफाइंड जियोग्राफिकल लोकेशन सच एज आइलैंड, nation, country, and other defined zone and habitat type. Organisms indigenous to a place are not endemic if they are also found elsewhere. A particular type of animal, plant may be endemic to a zone, a state, or country. The opposite of endemism is cosmopolitan distribution. So endemism से मतलब है हमारा, अगर कोई स्पीसीज़ है, सपोज स्पीसीज़ ए है, ये सपोज करिए कि इंडिया में सिर्फ एमपी में पाई जाती है ना, इसके अलावा वर्ल्ड में ये कहीं नहीं पाई जाती, तो हम क्या बोलेंगे कि स्पीसीज़ ए इज़ एंडेमिक टू एमपी। और हम इंडिया के नाम भी कह सकते हैं कि इंडिया में सिर्फ स्पीसीज़ ए पाई जाती है ना, और कहीं नहीं मिलती। तो मतलब ऐसी कोई स्पीसीज़ जो किसी एक जियोग्राफिकल लोकेशन में ही पाई जाती है, उसके बाहर नहीं पाई जाती, तो हम बोलते हैं वो स्पीसीज़ वहाँ की एंडेमिक है। तो एंडेमिक स्पीसीज़ होती हैं इस तरीके की, उनको सेव करने का खतरा और ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही जगह में पाई जाती है। यहाँ पे कब सपोज़ करिए बीमारी ही फैल गई, तो उस एरिया में अगर वो ख़त्म हुई तो वर्ल्ड में और जगह तो है ही नहीं वो। तो इसी तरीके से जो एंडेमिक स्पीसीज़ होती हैं उनका सर्वाइवल, उनका प्रोटेक्शन स्टेटस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऐसी स्पीसीज़ जो कई जगह पाई जाती है। अभी चीता के केस में देखिए, अभी एमपी में चीता लाए जा रहे हैं, है ना? तो साउथ अफ्रीका के चीता आ रहे हैं, है ना? तो साउथ अफ्रीका में चीता थे तब तो आ रहे हैं यहाँ पे। इंडिया में अगर सिर्फ इंडिया में सिर्फ पाए जाते तो ये तो इंडिया के पहले ही ख़त्म हो गए थे। मतलब हम चीता को कभी नहीं देख पाते, लेकिन अब साउथ अफ्रीका में बचे थे, तो वहीं से अब हम कुछ ले आके यहाँ कूनो नेशनल पार्क में वापस उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए एंडेमिक नहीं है जो हमारे चीता हैं, क्योंकि वो कई जगह पाए जा रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो कुछ कुछ टर्म है इनको आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म्स आते हैं बहुत जगह लिखने को, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट भी जो हम पढ़ते हैं बाद में उसमें भी ये ऐसे ही मेंशन्ड होते हैं। तो अगर आपको मतलब नहीं पता है तो बहुत ही डाउट होगा। की स्टोन स्पीसीज कौन सी होती हैं किसी भी एरिया में? इट इज़ अ स्पीसीज एडिशन टू और लॉस फ्रॉम एन इकोसिस्टम लीड्स टू मेजर चेंजेस इन द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन अदर स्पीसीज, है ना? तो ऐसी कोई स्पीसीज है, अगर वो उसको ऐड कर दिया जाए या फिर हटा लिया जाए उस एरिया से, तो उससे एटलीस्ट कोई एक स्पीसीज और होगी उस एरिया में जिसकी पॉपुलेशन में फ़र्क पड़ जाए, है ना, या खतरा हो जाए जिसकी पॉपुलेशन को, या बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाए। इफ़ अ की स्टोन स्पीसीज इज़ लॉस्ट इट विल रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ होल इकोसिस्टम। तो ये ऐसी स्पीसीज है, अगर ये ख़त्म हो जाती है तो पूरा वहाँ का इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाएगा, है ना? तो जैसे बड़ी बड़ी हमारे चीता हो गया, सॉरी लायन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, मगरमच्छ है, बी है ना, इस तरीके से ये सारी हमारी क्या हैं, की स्टोन स्पीसीज हैं। मधुमक्खी का केस कैसा है? मधुमक्खी हमारी पॉलिनेटर्स हैं, है ना? जितने हमारे फ्रूट लगते हैं उन पे जब तक अगर ये नहीं बैठेंगी मधुमक्खी उनके फ्लावर्स में, तो फ्रूट लगेंगे ही नहीं, बहुत सारे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होगी ही नहीं। तो इसलिए मधुमक्खी का बहुत बड़ा रोल है। सिमिलरली लायन का, टाइगर का, एलिफेंट का, है ना? तो ये हमारी की स्टोन स्पीसीज थी। अब हमारा जो नेक्स्ट की वर्ड है वो है इंडिकेटर स्पीसीज। तो इंडिकेटर स्पीसीज जैसे नाम से पता चल रहा है कि कुछ इंडिकेट करती हैं, तो या तो ये प्रेजेंट होंगी तब कुछ इंडिकेट करेंगी, या इनकी एब्सेंस कुछ इंडिकेट करती है ना? तो ये सेंसिटिव भी होती हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन को, तो एक अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म के तौर पे भी काम करती हैं ये। इनको सेंटिनल स्पीसीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग रिस्क को पहले ही डिटेक्ट कर सकती हैं। डिटेक्ट करने का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करिए गैंगेटिक जैसे डॉल्फिन है हमारी, ये हमारे गंदे पानी में नहीं रह सकती। तो सपोज करिए रिवर का कोई पार्ट था जहाँ पहले गैंगेटिक डॉल्फिन रहती थी, है ना, ये पहले घूमती थी। अब अचानक से क्या हुआ, वो चली गई वहाँ से, अब एक भी नहीं है। तो इससे इनडायरेक्ट पता चल जाता है हमको कि पॉल्यूशन इस रिवर पे बहुत बढ़ गया है, कि हमारी इंडिकेटर स्पीसीज यहाँ से ख़त्म हो गई है ना? इसी तरीके से अलग अलग कई स्पीसीज होती हैं जो कई अलग अलग चीज़ के बारे में इंडिकेट करती हैं। जैसे फ्रॉग्स भी हैं, लाइकन्स हैं हमारे, सैलमन फिश हो गई, ये सारी इंडिकेटर हमारी स्पीसीज़ हैं। अब एंडेमिक स्पीसीज़ मैंने जैसे अभी बताया था, एंडेमिज्म उसी से आया है। एंडेमिक स्पीसीज़ ऐसी स्पीसीज़ जो नेटिव है किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन
पे, है ना। जैसे वेस्टर्न घाट में देख सकते हैं लायन टेल्ड मकाऊ है, वेस्टर्न घाट में ही नीलगिरी तार है, फिर ईस्टर्न हिमालय में रेड पांडा पाया जाता है। तो रेड पांडा एक्चुअली ईस्टर्न हिमालयाज़ में यहाँ पे मेंशन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे ये एंडेमिक है। ईस्टर्न हिमालय में कई कंट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे इंडिया है, चाइना का थोड़ी बॉर्डर लग जाता है ना, म्यांमार। तो इन पूरे जगहों में सिर्फ रेड पांडा मिलता है, वो भी इस एरिया में जहाँ जहाँ ईस्टर्न हिमालय है उतने में ही। तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है कि ईस्टर्न हिमालय नॉर्थ ईस्ट बस में है तो इंडिया में बस होगा रेड पांडा, ऐसा नहीं है। ये जोग्राफिक टर्म में बोल रहा है कि ईस्टर्न हिमालय में रेड पांडा पाया जाता है। अब जहाँ जहाँ ईस्टर्न हिमालय होगा जिन जिन कंट्री में, वहाँ वहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब जैसे वेस्टर्न घाट है, ये पूरा का पूरा इंडिया बस में है ना। तो इस केस में आप कह सकते हो कि लायन टेल्ड मकाऊ इज ऑल्सो एंडेमिक टू इंडिया, मतलब वेस्टर्न घाट के अलावा नहीं पाया जाता कहीं। लेकिन रेड पांडा के केस में यू कैन नॉट से द सेम, क्योंकि ये चाइना में पाया जाता है ना, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अलावा। सिमिलरली ईस्टर्न घाट के केस में देख सकते हैं फ्लाइंग स्क्वेरल है, केवट है, तो ये भी यहाँ का एंडेमिक स्पीसीज़ है। अब जो नेक्स्ट टर्म है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़। इट इज़ एन एक्सोटिक स्पीसीज विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन एरिया इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। Once introduced, they multiply so rapidly that they destroy the local habitat of area. ऐसी कोई बाहर की स्पीसीज़ अगर किसी दूसरी जगह इंट्रोड्यूस कर दी जाए जो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हो, है ना, तो उससे होता क्या है कि जो नेटिव पौधे थे, पहले के पौधे यहाँ थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे जैसे लैंटाना ग्रास है ना, तो ये सपोज़, तो ये शुरू में कहाँ मिलती थी, ये जैसे ये इसके ऐसे पौधे होते हैं दो दो कलर के, है ना। तो ये शुरू में कहाँ पाई जाती थी, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन उस पार्ट के एरिया में पाई जाती थी। लेकिन ब्रिटिश और ये जो हमारे यूरोपियंस आए थे, इन्होंने 200 साल पहले इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हुआ क्या कि ये इतनी तेज़ी से इनकी पॉपुलेशन हो गई कि ऑलमोस्ट इंडिया में अब ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी, एमपी, यूपी, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई खाता नहीं है कोई जानवर, तो इनकी बस पॉपुलेशन बढ़ती ही रहती है कुल मिला के, है ना। तो इसी तरीके से अब जब ये ज़्यादा नंबर में हो जाएंगी तो जो पहले अब हमारे जो यहाँ के पौधे थे, नेटिव पौधे, वो नहीं उग पाएंगे क्योंकि उनकी जगह ये ग्रो कर रही हैं, है ना। तो ये एक खतरा हो जाती हैं। इस तरीके से आप नाम पढ़ सकते हैं। एक और ख़ास बात कि इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कि इनमें से कौन सी इन्वेसिव स्पीसीज़ है ना। तो लैंटाना फेमस है इंडिया में, इसी तरीके से वाटर हायासिंथ हो गया, एक प्रोसोफिस जूलीफोरा हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, है ना, फॉल आर्मी वॉर्म हो गया। तो अब इनको आप एक बार देखोगे ना, इनकी फ़ोटो एक बार आप देख लेना, बहुत ईजिली आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो मेरे घर के आसपास ही मिलता है ना। तो एक बार फ़ोटो देख के इनको याद कर लीजिएगा कि ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ हैं इंडिया में। फिर फ्लैगशिप स्पीसीज़ होती हैं कुछ। इट इज़ अ स्पीसीज chosen to represent an environmental cause such as ecosystem and in the need of conservation. These species are chosen for their vulnerability, attractiveness or distinctiveness in order to engender support and acknowledgement from the public at large. तो अब इसमें कौन कौन सी हैं, इंडियन टाइगर है, अफ्रीकन एलिफेंट है, जाइंट पांडा है, कंगारू है। तो ऐसी सारी स्पीसीज़ इनको इन्वायरमेंटल कॉज के लिए सेलेक्ट किया जाता है। चाइना में जो है वो क्यूट लगता है इतना कि उसके कारण लोगों का इंटरेस्ट बनता है, फिर उसी के थ्रू इन्वायरमेंटल कॉज की तरफ लोगों को अवेयर किया जाता है। तो ये इससे हम ऐसी स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज़ बोलते हैं। फिर अम्ब्रेला स्पीसीज़ होती हैं कुछ। द स्पीसीज दैट आर सेलेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम एंड फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो टाइगर्स और जाइंट पांडा के इसके एग्जाम्पल हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज़ के एग्जाम्पल। तो जब ऐसी कोई स्पीसीज़ है जिसको सेव करने के चक्कर में आसपास की सारी स्पीसीज़ को सेव करना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज़ बोलते हैं। जैसे टाइगर का केस सपोज करिए, अब टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चला, है ना, कई जगह टाइगर रिजर्व बनाए गए। तो उससे हुआ क्या कि बहुत सारी लेपर्ड, बोर, हेयर, एंटीलोप की पॉपुलेशन उसके साथ साथ कंजर्व हो गई। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज़। ऐसी स्पीसीज़ जिसको बचाने के चक्कर में कई और जो प्लांट और एनिमल के स्पीसीज़ हैं उनका भी कंजर्वेशन साथ साथ में हो जाए। अब इसके बाद जो टर्म है वो है फाउंडेशनल स्पीसीज़ का। Foundational species is a dominant primary producer in an ecosystem both in terms of abundance and influence. तो कोई भी इकोसिस्टम में जो प्राइमरी डोमिनेंट प्रोड्यूसर है प्लांट के फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्पीसीज। इट इज़ अ स्पीसीज दैट क्रिएट एंड मेंटेन्स द इकोसिस्टम, है ना। जैसे केल्प है, केल्प फॉरेस्ट में, कोरल है कोरल लीफ में। तो अगर कोरल रीफ को बना रही है कोरल्स, है ना, तो ये फाउंडेशनल स्पीसीज है कोरल लीफ की। सिमिलरली जो हमारे केल्प फॉरेस्ट हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं,
इनको भी क्या बना रहा है, इनकी फाउंडेशनल स्पीसीज क्या है, केल्प, है ना। केल्प के बिना केल्प फॉरेस्ट बनेगा नहीं। तो फाउंडेशनल स्पीसीज का ये मतलब होता है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम स्पीसीज़ का टाइप देख रहे हैं। तो पहला तो की स्टोन स्पीसीज़ है, जो बेसिकली अभी हमने छोटे छोटे फॉर्म में देखा, वही यहाँ डिटेल पे लिखा हुआ है। की स्टोन स्पीसीज़ क्या है ना, उनका रेलेवेंस क्या है, उनका एडिशन और लॉस से क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक बार इसको आप पास करके पढ़ लीजिए। बाकी वही है जो मैंने अभी समझाया था इसके पहले। अब हम आगे चलते हैं। अब तो हमारे टर्म हैं बायो प्रॉस्पेक्टिंग और बायो पायरेसी। तो ये अभी न्यूज़ में रहने वाले टर्म्स हैं। क्यों न्यूज़ में रहते हैं वो अभी आप समझ जाएंगे। बायो प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब होता है एक्सप्लोरिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर कमर्शियली वायलेबल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोकेमिकल्स. As an activity, it involves deriving products of economic importance by nation endowed with rich biodiversity by exploring their molecular, genetic and species diversity. सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी नेचर है उसमें बेसिकली उसको एक्सप्लोर करना। किस उद्देश्य से एक्सप्लोर करना, कि हम उससे कुछ कमर्शियली वाइबल जेनेटिक रिसोर्सेज या ऐसे कोई बायोकेमिकल निकाल पाएँ जो हम उसे कमर्शियल तौर पे उसको बेच के फ़ायदा कमा सकते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं प्रॉफिट ले सकते हैं। तो बायो प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब ये हो गया, क्योंकि ये एक नया टर्म है। अभी बहुत जगह पे, जैसे अफ्रीका में ट्राइब्स रहती हैं बहुत सारी। तो क्या होता है कि इनके पास नेचुरल नॉलेज बहुत अच्छा होता है किसी भी प्लांट का, किसी उसका। इंडिया में भी आप देख लीजिए, आयुर्वेद है हमारे पास, बहुत सारा उसमें बताया गया है हर जड़ी बूटी के बारे में कि किसके क्या रेलेवेंस हैं। तो उन्हीं सबको एक बार दोबारा एक्सप्लोर करना विथ एम कि इनमें से कुछ ऐसा निकाला जा सके जो कमर्शियली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसी से आता है टर्म बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का सिंपली मतलब है कि आप कहीं का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या ट्रेडिशनल नॉलेज चुरा के ले जाएं और उसको अपने नाम से पेटेंट करा लें, है ना। सपोज करिए आयुर्वेद है हमारा इंडिया का, तो इसमें हमें बताया गया है अलग अलग प्लांट्स के बारे में कि किसका क्या इंपॉर्टेंस है। सपोज करिए हल्दी है जो हम लोग डेली खाते हैं खाने में। अब हल्दी को कोई ले जाए यहाँ से, हल्दी हमें हमेशा से पता है कि कितनी उसकी बेनिफिट्स हैं, क्या क्या किस तरीके से हेल्प करती है। सपोज़ यूएस में कोई बंदा है, कोई बड़ी कंपनी है, वो आए इंडिया से ये सीखे और वहाँ जाके पेटेंट करा ले अपने नाम से कि हमने ये सब ढूंढा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी। कि आपने हमारी परमिशन तो ली नहीं, ना हमको बताया, बट हमारा नॉलेज ले जाके आप अपने नाम से पेटेंट करा रहे हो, है ना। तो बायोपायरेसी अकर्स व्हेन जेनेटिक रिसोर्स और एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इज टेकन फ्रॉम बायोडाइवर्स डेवलपिंग कंट्रीज विदाउट परमिशन. In biopiracy, the stolen traditional knowledge is used to benefit the non-indigenous people through a product or patent with no compensation received by indigenous people. तो इंडिया बहुत वोकल है इस बारे में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि आयुर्वेद का इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे देश में, ये पूरा वेस्टर्न नेशन यूएस में खासकर कंपनियां बड़ी बड़ी यहाँ से उठा के जा रही हैं और अपने अपने नाम से इसको बेच रही हैं, उसको अपना ब्रांड बना के। तो इंडिया इसीलिए इसको बहुत एक्टिवली मल्टीपल फोरम में उठाता भी है इस इशू को, और ये हमारे लिए एक बहुत कंसर्न की बात भी है। बहुत सारे जो वेस्ट के लोग होते हैं वो लोग बायो पायरेसी को बायो प्रॉस्पेक्टिंग कहने लगते हैं कि हम तो ट्रेडिशनल नॉलेज को कमर्शियली तौर पे देखना चाह रहे हैं। बट देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू। कि बायो प्रॉस्पेक्टिंग में तो आप कमर्शियली तौर पे देखते ही हैं, उसमें आप खुद रिसर्च करते हैं, खुद उसको ढूंढते हैं और फिर पेटेंट कराते हैं। लेकिन बायो पायरेसी इज़ डिफरेंट, इसमें आप ट्रेडिशनल नॉलेज लोगों के उठा के अपने तौर पे उसको बनाते हो और उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता जिन्होंने शुरू में इसको ढूंढा था। लेकिन क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो उनमें अभी भी ये चैलेंज उनकी तरफ से बना ही हुआ है इंडिया की तरफ। सिमिलरली जो हमारा एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, नागोया प्रोटोकॉल बोलते हैं हम उसको, ये किस पे बना था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। ये ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर थोड़ी जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करता है। ये बोलता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब जो आप बेनिफिट अगर ट्रेडिशनल नॉलेज से ले रहे हो तो आपको उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयर भी देना पड़ेगा। किसको, जहाँ से वो नॉलेज आपने लिया है। तो अभी ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब ऐसे कोई कन्वेंशन होते हैं अगर उनमें ये बात आती है तो ये एक टॉक का इशू बन जाती है ना, डिस्कशन का। तो इसीलिए बायो पायरेसी और बायो प्रॉस्पेक्टिंग आपको अभी न्यूज़ में सुनने को मिलता रहेगा।
तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए वीडियोज़ आएँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। थैंक यू।